हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई सैंपल पेपर के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी पार्ट बी का सेक्शन 3 स्टार्ट करेंगे। अब इस पार्ट बी में जो क्वेश्चन शुरू होते हैं बेसिकली वो क्वेश्चन 19 से स्टार्ट होंगे और ये क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में से है, तो यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, और ये इंटरवल दिया हुआ है, ध्यान से बच्चों, ठीक है। हमें इसे एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो चलिए अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखना, tan इनवर्स के आगे जो ब्रैकेट में लिखा है इसमें न्यूमरेटर में cos x को हमने साइन 90 माइनस x लिख दिया। cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, 10th क्लास का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में sin x को हमने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस x, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद न्यूमरेटर में हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मूला बताओ? हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, देखो ये वाला 2 sin a इंटू कॉस a, क्या होता है बताओ? सो इट इज द फॉर्मूला फॉर sin 2a, समझे। यानी अगर इस एंगल को, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस एंगल को अगर मैं कंपेयर कर लूं 2a के साथ, यहां पर फॉर्मूले में आप देखिए, तो फिर हमें एंगल का हाफ लेना पड़ेगा, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ, दैट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। फिर ट्वाइस साइन ऑफ द न्यू एंगल कॉस ऑफ द न्यू एंगल, द न्यू एंगल विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल एंगल, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ, जो कि मैंने बताया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होगा बच्चों, ठीक है। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं सेम थिंग मैंने यहां पर किया हुआ है, यानी 2 sin a cos a का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला जो कि हम डिनोमिनेटर के लिए यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस 2a इज 2 sin स्क्वायर a, ठीक है बच्चों। यानी ये जो है ना 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसके लिए ये बन गया आपका नया फॉर्मूला, ठीक है। नया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ 2a है, अब यहाँ 2a को हमें कंपेयर करना था पाई बाई 2 माइनस एक्स के साथ, तो इसलिए इसका हाफ हो गया, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स का हाफ हो गया, क्योंकि 2a का हाफ होता है, यहाँ देखो आप a बन जाता है, ठीक है बच्चों। जब हमने ये काम कर लिया, फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, तो ये 2 से 2 कटेगा और ऊपर साइन फंक्शन से नीचे एक साइन फंक्शन कट जाएगा, क्योंकि नीचे साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो इस वजह से ऊपर कॉस बचेगा और नीचे एक साइन बचेगा। एंगल सेम है तो कोसाइन अपॉन साइन फंक्शन, अगर एंगल सेम है तो कोटेंजेंट हो जाएगा, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि कॉट थीटा को हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 10th क्लास की चीजें हैं, और बाहर tan इनवर्स फंक्शन है ना, इसलिए हमें ब्रैकेट के अंदर इस कोटेंजेंट फंक्शन को ना टेंजेंट में चेंज करना है। तो मैंने क्या बोला, कोटेंजेंट थीटा that can be written in the form of tangent as tan 90 minus theta, ठीक है बच्चों। तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर आ जाओ, इस वाले स्टेप में आप देखिए, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर वाले को टेंजेंट 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बनेगा बच्चों, ठीक है। अब इस करली ब्रैकेट वाले को सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में हमें ये मिल जाएगा, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, ठीक है। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। तो बस हमें ये वैल्यू मिलेगी या नहीं, ये इस फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। tan इनवर्स ऑफ tan x, x कब होता है? जब ये जो x है ना वो tan इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच में हो। तो बच्चों ये जो कंडीशन गिवन है अब इसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से आप देख सकते हैं, यहां पर हम पहले 1/2 से ना मल्टीप्लाई कर देंगे थॉरोली, तो ये बन जाएगा इंटरवल आपका -3 पाई बाई 4 पाई बाई 4, ठीक है। अब पूरे में हम लोग क्या करेंगे, प्लस पाई बाई 4 कर देंगे। तो जैसे इसमें प्लस पाई बाई 4 आप लोग करेंगे ना बच्चों, तो होगा ये कि पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इस वाले इंटरवल में आ जाएगा, जो कि tan इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल्स x, ठीक है। तो इसका यूज करते हुए हमें ये आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। 2 नंबर पक्के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, मैट्रिसेस
डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और ये कंडीशन आपको गिवन है, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। फिर एक और क्वेश्चन है, इसका अल्टरनेटिव भी है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, सबसे पहले ये जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में, ये वाली, इसका मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और इसके बाद दोनों तरफ ना मैंने डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया। अच्छा, एक बात और, ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए इंटू ए, ठीक है बच्चों। तो इस बात को मैंने LHS में यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज भी किया है। अच्छा, मीनवाइल हमने इन प्रॉपर्टीज का अब यूज करके ये वाला स्टेप क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी देखो यहाँ पर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गए ना, तो ये वाला प्रॉपर्टी आ गया, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ये रहा, ठीक है बच्चों। और ये ट्वाइस ए का डिटर्मिनेंट के लिए हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया। बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड k इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी हमने यूज किया। यहाँ पर k का मतलब क्या है, तो 2 है, और ऑर्डर यानी n का मतलब 3 है। अगर फॉर्मूले से हम कंपेयर करें, यहाँ आप देख सकते हैं ऑर्डर 3 गिवन है बच्चों, ठीक है। तो अब इसके बाद एक बात ध्यान से सुनना कि मॉड a इंटू मॉड a माइनस 8 टाइम्स मॉड a इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मॉड a कॉमन आएगा, तो मॉड a इंटू मॉड a माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 8 0 होगा। तो बस आपको ये दो आंसर मिल जाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a के। एक काम मत करना आप लोग, ध्यान से देखना, इस वाले स्टेप को ध्यान से देखना, इस वाले स्टेप को, ठीक है। ये काम मत करना। क्या काम नहीं करना है, ध्यान से देखना। ये ऐसे गिवन है ना, ऐसे गिवन है ना, तो आप ये काम मत करना कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कट गया, क्या आंसर आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8, ये आंसर तो यहां पर आया हुआ है। तो फिर ये काम करने से मना क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ध्यान से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0 भी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0 भी है, समझ रहे हो, और आपको सिर्फ एक ही आंसर मिला है। तो जिस तरीके से मैंने ये वाला काम करके आपको दिखाया ना, कैंसिलेशन करके, ऐसे करोगे तो आपका एक आंसर कम हो जाएगा बच्चों, समझ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी 0, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका अल्टरनेटिव है, उसको ही पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है देखो बच्चों। ये मैट्रिक्स दे दिया आपको ये शो करने के लिए बोल रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स o यानी नल मैट्रिक्स, और फिर हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है, इसी का यूज करना है क्योंकि ये हेंस दिया हुआ है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो यहां पर सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। ए स्क्वायर कैसे निकाला, ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए इंटू ए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, यहां पर आप देख सकते हैं। फिर 5 टाइम्स ए कर लिया, फिर 7 टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स कर लिया, क्योंकि ऑर्डर 2 के मैट्रिक्सेस यहां पर गिवन है, मैट्रिक्स ए आपको दिख रहा है, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 का ही लिया जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात या नहीं, 7 इंटू देखो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ना, 7 को अंदर भेजेंगे तो यही बन जाएगा 7 0 रो 1 में, 0 7 रो 2 में, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो हमें प्रूव करना है उसका हमने LHS पिकअप कर लिया, ये आप देख सकते हैं, और फिर यहाँ पर ये वैल्यूज डाल दी हैं, ए स्क्वायर की, 5a की और 7i की, ये सारी वैल्यू यहाँ डालकर जब हमने कैलकुलेशन किया तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा कि सारे एलिमेंट इस मैट्रिक्स में 0 हो जाएंगे। 0 यानी अब ये क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स, और इस तरीके से आपका जो प्रूफ था वो हो चुका है बच्चों। ये तो इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या था कि हमें यहाँ पर इसी रिजल्ट का यूज करते हुए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए भी निकालना है। ध्यान से मैंने क्या बोला, इसी रिजल्ट का यूज करना है जो आपने प्रूव किया है, तब जाके आपको ए इनवर्स निकालना है। वरना कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि ए इनवर्स निकालना है, चलो जी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर देते हैं, और मजे की बात 2/2 का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए बड़े आराम से आ जाएगा। तो मतलब ऐसे कर दो, ठीक है कर दो, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि आपको इस रिजल्ट का यूज करना है जो आपने अभी जस्ट प्रूव किया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो कैसे किया हुआ है मैंने, दोनों तरफ जो रिजल्ट आपने प्रूव किया दोनों तरफ उसमें प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। वैसे पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या बन जाएगा, ये जो ए इनवर्स यहाँ ब्रैकेट से पहले लिखा है ना, वो यहां लिखा जाएगा। फिर RHS में भी O यानी नल मैट्रिक्स के लेफ्ट में ना होकर
राइट में आपको ए इनवर्स लिखना पड़ेगा, तो उसको पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस ए इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर हमने 1 by 1 मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म के साथ, और ए स्क्वायर को ए इंटू ए भी लिखा है, आप ध्यान से देखते रहिए। आरएचएस में ए इनवर्स इंटू ओ यानी नल मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ यानी नल मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स आई होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई इंटू ए इज सेम एज मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो इन सभी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें ये वाला स्टेप मिल जाएगा। आप देखिए, ये देखो ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा, आई ए क्या बनेगा तो ए, ठीक है। फिर यहां पर ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा, आई, तो ये 5i बन जाएगा, ठीक है। फिर ए इनवर्स इंटू आई क्या बनेगा, सिंपली ए इनवर्स बनेगा, तो ये 7 टाइम्स ए इनवर्स, ठीक है। हमें क्योंकि ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स को एक तरफ रखो, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ भेज दो, तो 5i माइनस ए अपॉन 7 हो जाएगा, जो कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहां पर ये 1/7 कर दिया है, ठीक है। और 5 इंटू आई यानी यूनिट मैट्रिक्स का 5 टाइम्स माइनस मैट्रिक्स ए, वो तो क्वेश्चन में गिवन है मैट्रिक्स है, इनको यहां पुट करके कैलकुलेशन कर लो और ये फाइनली आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई बच्चों, ठीक है, डन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी यानी चैप्टर 5 में से है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, जरा पढ़ो, फटाफट पढ़ो और जरा समझो, समझाओ मुझे कि कैसे सॉल्व होगा, फिर मैं समझाऊंगा, पहले आप तो देख लो। यहां पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है। तो थोड़ा सा ब्रीफ करूं मैं आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में। अगर आपने लेक्चर देखे हैं ना कॉन्टिन्यूटी के, तो आपको पता होगा, हमारे चैनल पे हमने लेक्चर डाले हुए हैं कॉन्टिन्यूटी के, डिफरेंशियबिलिटी के कंप्लीट लेक्चर हैं, लाइव सीरीज भी हमने बहुत सारी ली हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाले थे। तो बेटा होता यह है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट जैसे x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, राइट हैंड लिमिट 0 पे एंड फंक्शन का वैल्यू 0 पे, ये तीनों जो होंगे ना इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये तो इस क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी पहले से ही गिवन है ना, तो यानी ये कंडीशन भी पहले से ही गिवन है, ठीक है, हिडन है लेकिन आपको दिख रही है, मैंने दिखा दी है, ठीक है। तो बस इसका यूज करते हुए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो k यहां पर एंगल में फंसा हुआ है, cos kx दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसा कि सॉल्यूशन में आप देख पा रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने लिमिट कंसीडर कर लिया है, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तो लिखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब LHL इक्वल टू RHL होता है ना, तो बेसिकली उस फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, और यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए बेसिकली x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0 सेपरेटली फंक्शन डिफाइंड नहीं है। आप देखिए ध्यान से, यहां पर दोनों कंबाइंड हैं। x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन यूनिक है, समझ रहे हो, एक ही डेफिनेशन है, इसलिए डायरेक्टली यहां लिमिट मैंने फाइंड कर दिया है, यानी ये फंक्शन 1 माइनस कोसाइन एंगल अपॉन x साइन एंगल, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 माइनस cos 2a वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसके बाद क्या किया है, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो एंगल है ना kx/2, इसके लिए मुझे डिनोमिनेटर में ना kx/2 का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। और ये x साइन x में जो साइन x है ना, इसके लिए मुझे डिनोमिनेटर में x लेना पड़ेगा, समझे। तो जब डिनोमिनेटर में कुछ लगाओगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम तो करना ही पड़ता है, ये बात आपको ध्यान होगी बच्चों, ठीक है। तो फिलहाल ये सारे एडजस्टमेंट्स यहां पर जब हमने किए हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं हमको ये पूरा एक्सप्रेशन इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है सभी को? ओके बच्चों। तो अब यहां पर लिमिट भी मैंने चेंज शो कर दिया है। अगर x का लिमिट 0 है तो kx/2 का भी लिमिट 0 होगा। बेसिकली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। sin x अपॉन x की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर x का लिमिट 0 होता है बच्चों, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके यहां पर ये साइन स्क्वायर एंगल kx/2 है और ये पूरा, ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ये k/2 का होल स्क्वायर बचेगा और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो इस वजह से हमें k²/2 मिल जाएगा। ये जो हमने अभी सबसे पहले आपको बताया था, इसका यूज करते हुए, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी सेम एज द फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट वेयर यू हैव ऑब्टेन्ड द लिमिट, यानी x इक्वल टू 0 पे, यानी f(0) के इक्वल हो जाएगा फंक्शन के लिमिट का जो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहां से k²/2 विल बी इक्वल टू हाफ, ठीक है, यहां से 2 और 2 कैंसल, k² इक्वल्स 1 will imply k equals plus minus 1, ठीक है बच्चों। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन का भी, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
22 की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, पढ़िए। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का क्वेश्चन है। टेंजेंट नॉर्मल वाला जो कंसेप्ट है ना, तो उसमें हमें ये सब चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सिखाया जाता है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये कंडीशन गिवन है, ध्यान रखना, x पॉजिटिव होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं, जो भी कर्व है इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया है। अब एक बात ध्यान से सुनना, कंसेप्ट क्या है बच्चों, कि जो भी आपका डेरिवेटिव का वैल्यू आया ना, उसका अगर हम रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दें तो इससे हमें क्या मिलता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलता है। तो मैंने यहां पर एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा दिया उसके आगे, तो इस तरीके से आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल का ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो आपका नॉर्मल है ना, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो बेसिकली परपेंडिकुलर लाइंस के ना स्लोप में ये रिलेशन होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, किसी भी लाइन का अगर आपको जनरल इक्वेशन पता है तो उसका अगर स्लोप निकालना है ना, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है, ये देखो, ये होता है x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, ठीक है, रेशो ले लो और -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका यूज अगर हम करेंगे तो यहां पर स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, 3 अपॉन -4 और -1 से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, 3/4, ठीक है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन एंड दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, ठीक है। तो बस ये काम मैंने यहां पर किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इनको यहां से सिंप्लीफाई करते हुए हमें x स्क्वायर इक्वल टू 4 मिल जाएगा, जिससे मुझे x की वैल्यू +-2 मिलेगी, लेकिन हमें सिर्फ +2 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन था कि x पॉजिटिव होना चाहिए, आप यहां देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यानी x की वैल्यू 2 आ गई। जब x की वैल्यू 2 होगी तो इस x की वैल्यू 2 को हम अपने कर्व में डालकर y की वैल्यू पता कर लेंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा बच्चों, इससे हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा और उस टेंजेंट को जो कट करेगा राइट एंगल पे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, समझ रहे हो, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, उसका हमें इक्वेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो y1 और x1 की जगह आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, 5/2 and 2, 5/2 y1 की जगह और 2 x1 की जगह, और m यानी स्लोप वो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें बस x की जगह आपको 2 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका अगला स्टेप, और ये फाइनल आपका आंसर हो गया, यानी 8x + 6y = 31, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, इंटीग्रेशन, सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन किस टॉपिक का है, इंटीग्रेशन के कौन से वाले मेथड से सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं मुझे, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x है और फिर 1 - tan x का होल स्क्वायर है। तो बच्चों डिनोमिनेटर में जो cos स्क्वायर x है ना, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं, सो इट विल गिव अस secant स्क्वायर x अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर डिनोमिनेटर यानी 1 - tan x को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो न्यूमरेटर में secant स्क्वायर x इंटू dx की वैल्यू आ जाएगी -dy। तो वही मैंने यहां पर किया हुआ है अगले स्टेप में, -1 इंटू dy अपॉन 1 - tan x यानी y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब -1 अपॉन y स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 1 अपॉन y आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c। अब यहां y की वैल्यू रिप्लेस बैक कर दो, और ये रहा फाइनली आपका आंसर बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं जरा, इसका अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या कोई प्रॉपर्टी लगेगी या बिना प्रॉपर्टी के होगा, बताओ मुझे। और प्रॉपर्टी लगेगी तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कमेंट करो मुझे, बताओ जरा बच्चों, ठीक है। विच प्रॉपर्टी, किंग्स रूल, यस। चलिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहां पर बेसिकली जो प्रॉपर्टी है, देखो ये है प्रॉपर्टी आपकी कि 0 से a fx dx, अगर ऐसा होता है सो वी कैन राइट इट 0 से a f ऑफ a - x dx, इस तरीके से हम लिख सकते हैं,
ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहां लगेगी। तो यानी x की जगह a माइनस एक्स, तो a यहां पर 1 है जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, यानी x की जगह 1 माइनस एक्स हमें लिखना पड़ेगा। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप और ये रहा सेकंड स्टेप प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद। अब ब्रैकेट में देखना यहां पर ये 1 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट खोलोगे तो 1 कटेगा, तो फाइनली ये बचेगा क्योंकि पावर में n देखो यहां पर, ठीक है। अब इस x की पावर n को ना इस ब्रैकेट में अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा। आप टॉप में देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ऐसे x की पावर n प्लस 1 का भी कर लेंगे और फिर ये लिमिट्स हमको पुट करनी है, तो अपर लिमिट डालोगे x की जगह 1, ठीक है, और फिर माइनस लोअर लिमिट डालोगे x की जगह 0। जब x की जगह 0 डालेंगे तो इफेक्टिवली वो पूरा 0 ही बन जाएगा ना, 0 अपॉन n प्लस 1 माइनस 0 अपॉन n प्लस 2, तो वो पूरा 0 ही बन जाएगा। लेकिन जब 1 डालेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेकर अपना आंसर डिक्लेयर कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है बच्चों, बात समझ आई? ठीक है, तो 23rd के भी हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि ये कौन से टॉपिक का है, कैसे करना है। ओहो, ये तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी एरिया का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना 3 क्वेश्चन है सैंपल पेपर में, 1 नंबर का एक है, फिर 2 नंबर का है, फिर 3 नंबर का है। चैप्टर पूरा 6 नंबर का है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x है एंड द लाइन x इक्वल्स टू, ठीक है। ये रहा आपका पैराबोला डायग्राम और ये आपका लाइन है x इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों। अब यहां पर जो रीजन बनेगा बाउंडेड रीजन, वो मैंने यहां पर शेडिंग में शो किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट होगा ना, ये 2 होगा, तो 0 से 2 के बीच में हमें एरिया मिलेगा जो भी हमें फाइंड करना है, अबो एक्स एक्सिस एंड बिलो एक्स एक्सिस। अब दोनों एरिया बेसिकली सेम होंगे, कैसे पता चला? सिमेट्री चेक कर लो। सिमेट्री यानी y की जगह पे -y डालोगे ना तो आपका कर्व का इक्वेशन सेम रहेगा, चेक करो। तो मतलब ये कर्व जो होगा सिमेट्रिकल अबाउट, दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस, बताओ? सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जब ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा तो जितना ऊपर वाला पोर्शन होगा ना एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व का पोर्शन, उतना ही नीचे होगा उस कर्व का पोर्शन, ठीक है। चलिए, तो बस फिलहाल इसलिए मैंने एरिया ऊपर वाला ही निकालकर उसका डबल कर दिया है। तो यानी 0 से 2 के बीच में जो एरिया आएगा कर्व का, उसको मैंने डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, y dx। तो यहां से y की वैल्यू निकाल ली हमने, तो दैट विल बी अंडर रूट 8x, ठीक है। अब अंडर रूट 8 तो बेसिकली 2√2 हो जाएगा और x का रूट ऐसे बचेगा। तो अगले स्टेप में यही किया हुआ आप देख सकते हैं, और x की पावर हाफ दैट इज रूट x, ये जो है ना रूट x ही है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लिया हमने और फिर यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला काम किया, एंड देन लेटर ऑन फाइनली कैलकुलेशन करते हुए ये आपका आंसर आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये जो 2 की पावर 3/2 है ना, 2 की पावर 3/2, दिस कैन बी रिटन एज दिस वे। क्यों? क्योंकि 2 × 2 की पावर हाफ, और 2 की पावर हाफ क्या होता है, समझ गए? √2 होता है। चलिए, तो ये रहा आपका फाइनली आंसर बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने लेक्चर देखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। चलिए, नहीं देखे हो तो देख लेना बच्चों, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसका भी पूरा, और इंटीग्रेशन तो लगभग उसके 350 से भी ज्यादा क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। एनीवे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें कंडीशंस गिवन है, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो जाएगा। dy dx को ऊपर करो, dy के साथ में y वाले फंक्शंस की जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशंस गिवन है, और dx के साथ में x वाले फंक्शंस को लगा दो, ठीक है। तो बस ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला काम है। 1/cosecant y को हम sin y लिख सकते हैं, ठीक है। और बस अगले स्टेप में ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है बड़े आराम से, ठीक है। अब ये कंडीशन गिवन है y of 0 = 0, मतलब y 0 होगा अगर x 0 होगा, तो इसको हमें इस वाले स्टेप में पुट करना पड़ेगा। जहां y है वहां 0 डाल दो, जहां x है वहां भी 0 डाल दो। तो इस वजह से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज -1। इस c की वैल्यू को फिर दोबारा इस वाले स्टेप में डाल देंगे। देखो, इस वाले स्टेप पे ये जो हमें मिला है ना, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन,
ठीक है। अब इस जनरल सॉल्यूशन को जनरल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब इसी को हमें हटाना है क्योंकि हमें ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली है और इस तरीके से हमें ये फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। याद है 1 मार्कर में क्वेश्चन है कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने कांस्टेंट है यहाँ पर? ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है आपका। कितने कांस्टेंट है यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? एक भी नहीं है, 0। आप कल का लेक्चर याद करो, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ओहो, ये तो वेक्टर अलजेब्रा आसान टॉपिक है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका एक साइड और एक डायगोनल दिया हुआ है। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर गिवन हो तब तो बड़े आराम से हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। और अगर पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर गिवन हो तो भी बड़े आराम से हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहां पर ऐसा तो नहीं है, एक साइड दे दिया है और एक डायगोनल दे दिया है। या तो हमें दोनों साइड मिलते या हमें दोनों डायगोनल मिलते। तो सबसे पहला काम यहां पर क्या करना पड़ेगा? देखिए, मुझे डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा या मुझे साइड फाइंड करना पड़ेगा, दूसरा डायगोनल या दूसरा साइड। तो बेसिकली हम यहां पर ना ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से, ठीक है। यहां पर अगर इसे वेक्टर ए और इसे वेक्टर बी बोला जाए तो आपको पता है ये आपका डायगोनल इस तरीके से बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमें बेसिकली वेक्टर बी की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं a प्लस बी विल बी इक्वल टू वेक्टर डी। बात समझ आ रही है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल दो या फिर अगर इसको ये वाला ट्राइंगल अगर आप बोल दोगे ना OAB तो इसमें आप ट्राइंगल लॉ भी लगा सकते हो, बात वही पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमें दूसरा साइड मिल जाएगा आपके पैरेललोग्राम का। पहला साइड वेक्टर ए हमने एज्यूम कर लिया है, दूसरा साइड वेक्टर बी जो कि आपने निकाल लिया है। तो बेसिकली हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे पैरेललोग्राम के एरिया को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा। ये मैंने यहां पर डिटर्मिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप और फिर वेक्टर ए के आई जे और के कैप के कोफिशिएंट्स की वैल्यू, फिर वेक्टर बी में से कोफिशिएंट्स की वैल्यू डाल दी है मैंने, आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स की वैल्यू, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके हमें फाइनली ये वैल्यू मिल गई है ए क्रॉस बी की, ठीक है, जिसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं याद है आपको? जैसे कोई वेक्टर अगर मैं आपके लिए लिखूं बच्चों, ये मैंने वेक्टर लिखा तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो इसका मैग्नीट्यूड निकलता है, देखो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर ले लो, उन सभी का सम करके ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो बस इसका इस्तेमाल करते हुए हमें यहां मैग्नीट्यूड मिल गया। बात समझ आ रही है? और फाइनली आपका आंसर आ चुका है √42 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है ना, स्क्वायर यूनिट का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो यहां पर आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करना है विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड कंटेन्स दिस लाइन। ठीक है, सबसे पहली बात, किसी प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए ना हमें पॉइंट चाहिए और उस प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया कि नॉर्मल के डीआर्स को ना कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी एज्यूम कर लिया है प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स को, ठीक है। और पॉइंट तो गिवन है। फिर एक फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए जो कि हम यूज कर सकते हैं यहां पर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर x1 y1 z1 क्या है? तो गिवन पॉइंट्स होंगे और abc नॉर्मल के डीआर्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यानी x1 y1 z1 की जगह 1 0 0 यूज करते हुए आप देख सकते हो मैंने ये स्टेप यहां पर शो किया हुआ है, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा जो कि हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है कार्टेशियन फॉर्म में, जिसका हमें वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी एबीसी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है ना कि जो आपका प्लेन है इट कंटेन्स द लाइन है। देखो ये दिया हुआ है आपको कि जो आपका प्लेन है ना इट कंटेन्स द लाइन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का ना एक रैंडम पॉइंट निकाल लेंगे। किसी भी लाइन का रैंडम पॉइंट निकालने आपको आता है, ठीक है। लाइन का सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया है, कार्टेशियन इक्वेशन लिख लिया है और यहां से मुझे ये रैंडम पॉइंट मिल गया है, ठीक है। x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो रैंडम पॉइंट 0 लैम्डा 0 आया है। अब सुनना ध्यान से, आपका ये जो लाइन है ना ये आपके प्लेन पे कंप्लीटली लाई करता है। भाई द प्लेन कंटेन्स द लाइन,
तो लाइन के सारे पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जो रैंडम पॉइंट है वो लाइन के सारे पॉइंट्स को देता है, ये प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। प्लेन यानी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम ये पॉइंट पुट कर देंगे, यानी 0 लैम्डा 0 किसकी जगह, एक्स वाई जेड की जगह, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में यहां पर पुट करेंगे आप, तो इस तरीके से आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ये देखो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक बात और ध्यान से सुनना, ये जो प्लेन है इसी में आपका लाइन है बच्चों, ठीक है। कंटेन्स द लाइन, ऐसा लिखा हुआ है ना कि प्लेन कंटेन्स द लाइन। अब प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ये मैं अपने फिंगर से शो कर रहा हूं, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, ये जो परपेंडिकुलर है ये लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। समझ गए मेरी बात। तो इसीलिए यहां पर हम परपेंडिकुलर कंडीशन का यूज करते हुए, कौन सा कंडीशन होता है परपेंडिकुलरिटी वाला, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स 0। यहां पर a1 b1 c1 क्या है भाई, एक वेक्टर के dr, ठीक है, और a2 b2 c2 क्या है, दूसरे वेक्टर के dr। यहां एक वेक्टर कौन सा बनेगा, लाइन का वेक्टर b बन जाएगा, और दूसरा वेक्टर प्लेन का जो नॉर्मल है वो बन जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे ना, प्लेन के नॉर्मल का आप dr देखो ये है, और लाइन का जो वेक्टर b होगा, जो लाइन के पैरेलल होता है, लाइन का dr देखो वो ये बनेगा। आप यहां से कंपेयर करो, ये देखो, ठीक है। तो बस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हुए ये b इक्वल टू 0 वाली कंडीशन तक पहुंच जाएंगे। जब b की वैल्यू 0 आ गई तो इसको यहां पर अगर आप यूज करोगे तो a की वैल्यू भी 0 आपको मिल गई है। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब a और b की वैल्यू जो हमें मिली है उसको इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं तो फाइनली हमें ये मिलेगा z इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है बच्चों। लेकिन आपसे क्वेश्चन में प्लेन का ना वेक्टर इक्वेशन पूछा हुआ है। एक बार ध्यान से सुनना, कई बार बच्चे ने ये गलती करते हैं, लास्ट में आपके हाफ मार्क्स बेमतलब में कटेंगे, है ना। वेक्टर इक्वेशन पूछा है या कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है। देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना प्लेन में, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है, तो मैक्सिमम बच्चे यही अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आंसर डिक्लेयर करोगे तो आंसर तो अभी आपका कार्टेशियन फॉर्म में आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन तो कार्टेशियन फॉर्म में नहीं पूछ रहा है ना, तो आंसर डिक्लेयर करो उस फॉर्म में जिस फॉर्म में पूछा गया है। तो z इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगा, r वेक्टर डॉट k कैप इक्वल्स 0, ठीक है। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। आई विल बी लुकिंग फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, यानी ये लास्ट क्वेश्चन होगा बेसिकली सेक्शन थर्ड का, पार्ट बी का जो सेक्शन थर्ड है। तो यहां पर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, अ रेफ्रिजरेटर बॉक्स कंटेन्स 2 मिल्क चॉकलेट्स, 2 मिल्क चॉकलेट हैं, डार्क चॉकलेट्स हैं, 2 चॉकलेट आपको निकालनी है एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, ये भी पूछा हुआ है। 2 बातें पूछी हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया आप देख सकते हैं, मैंने x एज्यूम कर लिया कि द नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स ड्रॉन। अब आपको 2 चॉकलेट निकालनी है, इसलिए x की वैल्यू सिर्फ 0, 1 या 2 हो सकती है। वैसे भी मिल्क चॉकलेट 2 ही हैं, अगर आप 3 चॉकलेट निकालते तो भी x अगर नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट की बात करते ना तो 0, 1, 2 ही रहता, ठीक है। अब देखो टोटल आपके पास है 6 चॉकलेट्स, 2 प्लस 4, समझे, 6 चॉकलेट्स। तो 6 चॉकलेट्स में से अगर कोई से भी 2 चॉकलेट निकालने हैं तो 6c2, समझे, कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो। बाकी सॉल्यूशन यहां भी दे रखा है मैंने, बिना कॉम्बिनेशन के ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका क्या आएगा बच्चों, 6c2 क्या आएगा, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे जिस तरीके से हम वहां से 2 चॉकलेट निकाल सकते हैं बॉक्स में, जहां टोटल 6 चॉकलेट है, 2 मिल्क वाले और 4 डार्क वाले, ठीक है। 6c2 को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आएगा, ठीक है। चलिए वेट करना, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं। अब हुआ ये कि जब x इक्वल टू 0 है, यानी आपने एक भी मिल्क चॉकलेट नहीं लिया, मतलब आपने 2 चॉकलेट तो ली हैं लेकिन वो मिल्क चॉकलेट नहीं है, तो फिर क्या हुआ, ये होगा 4c2 अपॉन 6c2, यानी 4 इंटू 3 बाई 4c2, यानी 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार खोल दो, अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 4c2 में ये 2 दिख रहा है ना, इसलिए अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल लिख नहीं रहा हूं, और 6c2 यानी 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कट गया ना, इसलिए नहीं लिखा था। अब यहां देख लो सेम चीज लिखी हुई है, डन। फिर अगला केस है जब x इक्वल टू 1, यानी अब आपने एक मिल्क चॉकलेट लिया तो 2c1
और फिर एक डार्क चॉकलेट लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल 2 चॉकलेट आप निकाल रहे हो, अपॉन 6C2। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये आपको मिल जाएगा 16/30। देखो मैंने इस तरीके से डायरेक्टली ही लिख दिया है, आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर जब आप 2 मिल्क चॉकलेट लेंगे तो 2C2/6C2। क्लियर है? ठीक है, तो फिर ये वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ये जितने भी px है ना, इन सभी का अगर आप समेशन करते हैं ना तो 1 मिलना चाहिए। आंसर चेक करने का तरीका बता रहा हूं, क्रॉस चेक करने का, कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने। बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई गलती नहीं है। अब क्वेश्चन में ना आपसे एक बात और पूछी गई है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, यानी कौन सा आउटकम ऐसा होगा, x = 0 वाला या x = 1 वाला या x = 2 वाला, कौन सा आउटकम ऐसा होगा जिसके होने के चांसेस ज्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो तीनों में से आप देख सकते हैं कि जब आप एक चॉकलेट ऑब्टेन करेंगे ना, वहां से जब एक चॉकलेट आप ड्रॉ करेंगे तो इस आउटकम के होने के चांसेस ज्यादा हैं 16/30। ठीक है, एज कंपेयर टू x = 0 या x = 2 के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये देखो भाई, इवेंट्स के ऊपर है, सिंपल आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगा और इवेंट्स के जो छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब इस डाटा को यूज करेंगे हम लोग। अगले पेज पे आते हैं, जरा यहाँ देखिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये डी मॉर्गन लॉ का मुझे यूज करना पड़ेगा। देखिए ये तो आपका ना फॉर्मूला है सिंपल, ये वाला मैं आपको रिकैप दे रहा हूं। देखो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ए और बी से आप कंपेयर कर लो। यहाँ पर ई डैश एंड एफ डैश आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं, यानी ई बार एफ बार एक ही बात है भैया, डैश बोल दो, ई डैश या ई बार मीन्स द सेम थिंग। ठीक है, तो फिलहाल ये फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया है। अब इसके बाद इस स्टेप से ना आपका ये बनेगा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, देखिए आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी होल डैश, डैश बार एक ही बात है। ठीक है, तो बस ये यहां पर यूज किया गया है। और फिर 1 - p ऑफ E यूनियन F, देखो यहां पर मैंने इस चीज का इस्तेमाल किया है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, अब बस यहां पर डिनोमिनेटर में P ऑफ F डैश के लिए 1 - PF, इन सब की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे। लेकिन एक फॉर्मूला मुझे और यहां इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो ये सब 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, -p ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये 11th क्लास के फॉर्मूले हमें यहाँ पर यूज करने हैं बच्चों। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करके, ये देखो ये न्यूमरेटर में यहाँ पर हमें पुट करनी है ना, इसलिए हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है। बस यहाँ पर ये रिप्लेस कर दो और ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ सेक्शन 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेक्शन 4 यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन और सेक्शन 5 यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन अब ये रह गए हैं, वो भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे यानी आने वाले अगले लेक्चर्स में। ठीक है, तो मीनवाइल बच्चों आप इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी क्लासमेट्स के साथ, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब वो तो बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। दिस वॉज योर मैथ मेंटर OP गुप्ता। बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।